जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कूलाम का नियम को डिस्कस करेंगे और इसके आगे जितने भी हमारे कंप्लीट वो होते हैं, जितने भी हमारे कंप्लीट टॉपिक हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने ये जो हमारा यूनिट है आवेश, इसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा भाग कवर करा दिया था। उसमें थोड़ा यार इशू आ गया था, तो इसी वजह से हमें वीडियो को पॉज करना पड़ा था। तो उसके आगे से हमने कूलाम के नियम को थोड़ा सा उसमें बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने पूरा नहीं कंप्लीट बताया था। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली हर एक चीज़ को कवर करा देंगे। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल को भी कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करा दे रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत थ्योरी में ना हो और फार्मूले में ना हो, तभी हम न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। और इसके पहले आप इसके पहले जो पहला वाला पार्ट हमने कराया है उसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा, तभी आपको ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। तो पहला है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन कूलाम के नियम पर बेस्ड, या तो न्यूमेरिकल या तो थ्योरी। थ्योरी तो ज़्यादातर आता है, न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो ठीक है ना। तो कूलाम के नियम को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ क्या है? तो जब दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कम समझ में आएगा, आइए चलिए डिटेल में बढ़िया से समझते हैं। तो दो स्थिर बिंदुवत, स्थिर का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि वो गतिमान नहीं होगा। और बिंदुवत आवेश कम होंगे, यानी जो हमारे दो आवेश हैं, आवेश की हमने कंप्लीट चर्चा इसके पहले वीडियो में कर दी, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो आवेश का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक आवेश एक Q1 है और ये हमारा दूसरा आवेश Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो R, स्मॉल r है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। एक Q1 है, एक Q2 है। तो ये बिंदुवत आवेश तभी कहे जाएंगे कि जब इनकी जो आकार है, इनकी तुलना में इनकी बीच की जो दूरी हो वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि एक पॉइंट हो, लेकिन इन पॉइंटों के, दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो काफ़ी ज़्यादा है इन पॉइंट की आकार की तुलना में, तभी इनको हम बिंदुवत आवेश कहेंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, आगे समझते हैं हम। तो कहा है दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो इनके बीच दो जो हमारे बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रम, जो उनका द्रव्यमान है वही उनका परिमाण है। ठीक है ना, जो उनका भार है, तो उनके अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा संबंध है। यानी ये प्रोपोर्शनल होगा, जो उनके परिमाणों का गुणनफल के वो प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की दूरी के जो स्क्वायर के, यानी उनके बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए समझते हैं। तो मान लेते हैं हमें एक Q1 हमारा एक है और एक Q2 हमारा, ये दो आवेश हैं। तो ये दोनों हमारे स्थिर हैं और बिंदुवत आवेश है। ठीक है ना। तो जो हम इन दोनों मतलब इन दोनों पॉइंटों के मध्य जो लगेगा इस मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह इनके परिमाण यानी जो उनका द्रव्यमान है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना। यानी जो Q1 और Q2 है, जो बल लगेगा, बल को हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो जो F होगा हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो Q1 है और Q2 है, ये इनका परिमाण है। ठीक है ना। और क्या, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका क्या मतलब है? अर्थात इसका मतलब जो हमारा बल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती को 1/, में लिखते हैं, और बीच की जो दूरी है उसको हम स्मॉल r मानते हैं, और इसके वर्ग के। तो यही इसका मतलब है कूलाम के नियम का, कि उनके परिमाण के गुणनफल के, यानी इसको गुणनफल तो यहाँ पर हो ही, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही हमारे कूलाम का नियम है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। तो हमने बताया था बिंदुवत आवेश को पहले, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए बिंदुवत आवेश क्या होता है। तो कोई दो आवेश बिंदुवत तभी होंगे जब उनके आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो। इसका मतलब वही है कि जो आकार हो बहुत छोटा हो, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा हो। ठीक है ना।
तो अब आगे समझते हैं हम। एक डायग्राम है, डायग्राम तो हमने पहले भी बता दिया था। अब देखते हैं तो आगे क्या कह रहा है। तो इस प्रकार उपरोक्त चित्रानुसार, चित्र यही है, चित्र के अनुसार दो आवेश Q1 और Q2, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है ना, तथा उनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियमानुसार जो होगा F होगा प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और F जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी बीच की दूरी के वर्ग के विरोध कर्मवाती होगा, ये हमारा दूसरा हो गया। जब इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है ना, तो F इक्वल टू हो जाएगा A Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही तो बनेगा, ठीक है ना। अब जहाँ A एक नियतांक जो कि माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना, A को हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं जो कि हमारे मीडियम यानी माध्यम पर डिपेंड करेगा। माध्यम जैसा रहेगा A उसी प्रकार से चेंज होगा, ठीक है ना। और यदि दो आवेश निर्वात में हो जाएंगे, यदि दो आवेश निर्वात में हमारे हो जाएंगे, तो A का मान क्या होगा 1/4 साइलन 0, ठीक है ना। यही A का मान हो जाएगा यदि A निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा का एक भी तनिक भी मात्रा ना हो, यानी वायु अनुपस्थित हो, ठीक है ना। जहाँ पर एप्सिलॉन 0 जो है को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जो एप्सिलॉन 0 हमारा है इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो जो हमारा एप्सिलॉन 0 है इसी को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता किसे कहते हैं? या किसी माध्यम का वह गुण होता है, क्वालिटी होता है जो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का विरोध करता है। अब समझते हैं जैसे मतलब कोई आवेश दो हैं तो इनके बीच जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है ये दोनों का विरोध कर रहा है। अगर पास आएंगे तो पास आएंगे दूर भगाएगा, और दूर जाएंगे तो पास भगाएगा, ये दोनों का विरोध कर रहा है। यानी निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? तो इसको F0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को हम इस प्रकार से 1/4 पाई साइलन के रूप में भी लिख सकते हैं, साइलन 0 के रूप में लिख सकते हैं। और Q1 Q2 R स्क्वायर ये पहले से परिभाषित है। चूँकि आप यहाँ पर देखिए ये जो A लिखा हुआ है ये A नहीं है यार, हमें लग रहा एप्सिलॉन 0 है, ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन 0 का ही मान दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर भी एप्सिलॉन 0 का ही मान रखा गया है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 बराबर ही 1/4 पाई साइलन 0 है, ठीक है ना। नहीं तो A का ही मान है, A का ही मान है यार, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। तो A ही है, क्योंकि A के स्थान पर ही इतने पूरे का मान उठाकर रख देगा एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यदि दोनों आवेश किसी पदार्थिक माध्यम में हो तो सबसे पहले निर्वात माध्यम में हमने देख लिया, अब पदार्थिक माध्यम में तो यही होगा जहाँ तो साइलन 0 के स्थान पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन केवल हो जाएगा, ओनली एप्सिलॉन। यहाँ पर इसको एप्सिलॉन 0 भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन केवल, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, उसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है देखते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होती है जिसके कारण दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का विरोध करता है। तो चूंकि यह एकदम हमारे जैसे निर्वात की वैद्युतशीलता उसी के टाइप का एकदम है, यह भी जो मतलब एक केवल इसी माध्यम में किसी माध्यम का वह गुण होती है तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का विरोध करती है। और वहाँ पर जो निर्वात में था वो भी दो माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का विरोध ही कर रहा था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं तो माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता ठीक है ना, तो इसको हमने बता ही दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई साइलन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है ना। यानी निर्वात की वैद्युतशीलता को इस प्रकार से डिनोट करेंगे, यहीं केवल चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई भी चेंज नहीं है। अब समझते हैं कि साइलन R बराबर साइलन अपान साइलन 0 को सापेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो सापेक्षिक वैद्युतशीलता क्या है, यानी जो हमारा किसी पदार्थिक माध्यम में जो हमारा वैद्युतशीलता है, किसी माध्यम में जो वैद्युतशीलता है उसको जब हम निर्वात की वैद्युतशीलता से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हमारा सापेक्षिक वैद्युतशीलता यानी साइलन R आ जाएगा, ठीक है ना।
अब आगे समझते हैं। तो इससे के से प्रदर्शित करते हैं, जो कि माध्यम का प्रवैद्युतांक कहलाता है, यानी के को हम प्रवैद्युतांक भी कहते हैं, यानी इस साइलन आर को हम के से भी डिनोट करते हैं, यानी के से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं। जब के बराबर साइलन अपान साइलन जीरो है, साइलन बराबर क्या हो जाएगा, के साइलन जीरो, यही एक प्रकार है। इस प्रकार से प्रवैद्युतांक को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी प्रवैद्युतांक का क्या मतलब हो गया। तो यहाँ से प्रवैद्युतांक को किस प्रकार से देखेंगे कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता की कितनी गुनी है, जो यह बताता है उसे प्रवैद्युतांक कहते हैं। यानी ये जो हमारी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता की कितनी गुनी है, जो यह बताएगा, जो यह परिभाषित कर देगा, उसी को हम प्रवैद्युतांक के नाम से भी जानेंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं। जो हमने तो इसको एफ बराबर 1 साइलन जीरो आर स्क्वायर, इसको तो लेकर साइलन का मान रख देंगे के साइलन जीरो, यही यहाँ पर मान रख देंगे। तो साइलन के स्थान पर के साइलन जीरो जब रख दिए तो एफ बराबर 5 साइलन जीरो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमारा फार्मूला बन के चला आएगा, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं इसमें क्या क्या कहता है कि एक मात्रक विहीन व बीमा विहीन राशि होती है, यानी प्रवैद्युतांक जो होता है हमारा वो मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशि होता है। और के ये जो के फाई का मान होता है वो 1 से अधिक होता है और इन्फिनाइट से कम होता है, यानी ये इसका यही मतलब होता है कि जो के होता है 1 के बराबर या 1 से बड़ा और इनफाइनाइट से कम होता है, ठीक है ना, या इनफाइनाइट के इक्वल होता है। और निर्वात और वायु के लिए के 1 होता है, जल के लिए 81 होता है और धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। यानी जो के है हमारा ये विभिन्न माध्यमों में बदलता रहता है, इसीलिए कहा गया है ना कि प्रवैद्युतांक को इसी प्रकार से परिभाषित किया गया है कि निर्वात की वैद्युतशीलता किसी माध्यम की वैद्युतशीलता की जितनी गुनी होती है उसी को हम प्रवैद्युतांक कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि वो निर्वात में 1 होगा, जल में 81 होगा मान। इसको हम तभी रखेंगे जब न्यूमेरिकल में प्रवैद्युतांक आएगा, तो जिस माध्यम में कहेगा उसी हिसाब से इसका हम मान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं एफ साइलन जीरो यानी जो हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं बराबर 5 साइलन जीरो के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हमारे कूलाम लॉ के अनुसार ये हमारा सूत्र है, यही एक सूत्र है, यही मेन फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम निकालेंगे। तो साइलन जीरो का जब हम मान निकालेंगे यहाँ से पक्षांतर करके, तो साइलन जीरो इक्वल टू कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस होकर चला आएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। चूँकि 1/, इसको यहाँ पर कर देंगे और एफ को यहाँ पर भेज देंगे। पक्षांतर तो यार आप सभी कर देंगे होंगे, ठीक है ना। फिर आगे समझते हैं। तो साइलन का मात्रक बराबर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसका मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे, तो आइए समझते हैं। तो 4 पाई ये सब तो कांस्टेंट है और के प्रवैद्युतांक ए भी बीमा विहीन और राशि विहीन है। तो यहाँ पर एफ यानी फोर्स का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड पर -2 हो जाएगा। और ये जो हमारा आवेश है क्यू बराबर आई टी होता है, यानी आई मतलब विद्युत धारा और टी मतलब समय। तो विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होगा और समय का मतलब सेकंड। तो Q1 Q2 दो हैं, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर और आर स्क्वायर यानी मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो एप्सिलॉन जीरो का क्या मात्रक हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 किलोग्राम की पावर -1 और मीटर की पावर -3, ठीक है ना। एप्सिलॉन का मात्रक निकालना बहुत सरल है, आप सभी एक बार प्रयास करेंगे तो पट्ट से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, एप्सिलॉन के मात्रक में यही इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम की पावर -1 मीटर की पावर -3, सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसका जब विमीय सूत्र निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला, तो किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा क्या कहते हैं मीटर को लंबाई को l से लिखते हैं और टाइम को सेकंड से लिखते, सेकंड को t से लिखते हैं और एम्पियर को a से डिनोट करते हैं। तो जिस पर जितना मात्रा है, चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चढ़ा देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम डायमेंशन फार्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कूलाम के नियम की सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, ठीक है ना, यानी इनकी सीमा यानी कमियां क्या क्या हैं। कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है, यानी बिंदुवत आवेश हमने पहले बताया है कि बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है कूलाम लॉ, यानी इसका आकार जो है बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, ठीक है ना।
कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, यानी जो हमारे आवेश हैं वो स्थिर हैं, गतिमान नहीं है, ठीक है ना। एक ही आवेश से आवेशित वस्तु के विभिन्न खंडों के बीच लगने वाले बल की गणना कूलाम के नियम के अनुसार नहीं की जा सकती, ठीक है ना। यानी कूलाम का नियम नहीं कर पाई, यानी एक ही आवेश से जो आवेशित वस्तु होता है, ठीक है ना, उसके विभिन्न खंडों यानी उसका जो अनेक पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो बल लगता है उसके नियम की व्याख्या कूलाम का नियम नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो यही 3 है कूलाम के नियम की कमियां आ जाता है लिखने के लिए। तो आप सभी वैसे भी ध्यान में रखिएगा कि केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। और जो आवेश यानी कोई वस्तु है जो एक आवेश से आवेशित है तो उसके विभिन्न खंडों में जो है उसमें वो कूलाम का नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत बल जो होता है वो वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रम, यानी वैद्युत बल में आवेश काम करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान काम करेंगे। और यह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है या द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। और वैद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सरल है, यानी ये जो होता है गुणनफल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूरी के ये भी व्युत्क्रमानुपाती होगा आवेशों के, और ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वैद्युत तथा आकर्षण वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है, यानी वैद्युत बल में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों पाया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, केवल आकर्षण बल ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब अगला है नेक्स्ट है वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। और वैद्युत बल बहुत अधिक होता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण या कमजोर होता है, यानी वैद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझते हैं। तो ये देखिए आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इस प्रकार से यह आवेशों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती और ये भी द्रव्यमानों के बीच की व्युत्क्रमानुपाती, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ये केवल आकर्षण होता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बहुत अधिक होता है, क्षीण होता है। तो हमने आज के सेक्शन में आवेश का कंप्लीट चैप्टर कवर कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपको लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।